देखो बच्चों, इधर देखिए। तो बोल रहे हैं, अब हम लोग आज ब्लड ग्रुपिंग के बारे में देख रहे हैं। तो बोल रहे हैं सबसे पहले देखिए ये ABO ब्लड ग्रुप। ABO ब्लड ग्रुप जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया था। इनको बोलते हैं फादर ऑफ ब्लड ग्रुप। बोल रहे हैं यहाँ पर ये अगर AB ब्लड ग्रुप इन्होंने नहीं दिया था। AB ब्लड ग्रुप जो है डी कास्टिलो एंड स्टर्ली ने दिया था। ये जो है इसके बाद दूसरा RH ब्लड ग्रुप। RH ब्लड ग्रुप जो है रहीसस मंकी से आया हुआ है। इसकी डिस्कवरी करी थी लैंडस्टीनर एंड वीनर ने। जो RH एंटीजन होता है ये डोमिनेंट एलील कोड करता है। ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट के लिए, RH एंटीजन डोमिनेंट एलील कोड करता है। इसलिए 80% से ज्यादा, मोर देन 80% पॉपुलेशन इज RH पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा। दूसरा, लैंडस्टीनर ने क्या लॉ दिया था? बेटा देखो, अगर आरबीसी की सरफेस पर A एंटीजन है तो प्लाज्मा में B एंटीबॉडी होगी। अगर सरफेस पर B एंटीजन है तो प्लाज्मा में A एंटीबॉडी होगी। समझे? तो इन्होंने ये बताया था कि आरबीसी की सरफेस पर जो एंटीजन है वो एंटीबॉडी प्लाज्मा में नहीं पाई जाएगी, या फिर इसका उल्टा कर दीजिए, जो एंटीबॉडी प्लाज्मा में है वो एंटीजन आरबीसी के सरफेस पर नहीं पाया जाएगा। समझे? तो इन्होंने क्या ला दिया था लैंडस्टीनर ने? इन्होंने ये कहा था आरबीसी, बेटा एंटीजन समझो, जो ब्लड ग्रुप से रिलेटेड एंटीजन होता है ये आरबीसी के सरफेस पे पाया जाता है और इसकी एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाई जाती है। तो अगर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन A है तो एंटीबॉडी प्लाज्मा में B पाई जाएगी। समझे? अगर एंटीजन B है तो एंटीबॉडी क्या पाई जाएगी? A पाई जाएगी। तो इन्होंने ये कहा था कि जो एंटीजन आरबीसी के सरफेस पर है वो एंटीबॉडी प्लाज्मा में नहीं पाई जाएगी, या इसका उल्टा कर दीजिए, जो एंटीबॉडी प्लाज्मा में है वो एंटीजन आरबीसी के सरफेस पर नहीं पाया जाएगा। ठीक है। दूसरा, बोल रहे हैं बेटा ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ना, बेटा आपको ये याद कर लीजिएगा, टोटल एंटीबॉडीज का फार्मूला है, ये लीजिए, गम दे। तो एक तो होती IgG, फिर IgA, IgM, IgD, IgE। 5 तरीके की एंटीबॉडी होती हैं हम लोगों की बॉडी में। ध्यान रखिएगा, इसका फार्मूला है गम दे। ठीक है। तो IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। ठीक। देखिए, तो बोल रहे हैं ये जो IgM है ये लार्जर साइज की, बोल रहे हैं ये जो आपके एंटीबॉडी होती है, ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी जो प्लाज्मा में पाई जाती है, ये IgM टाइप की होती है और ये ज़्यादा बड़े साइज की होती है। ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती। अब बोल रहे हैं ब्लड ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं। बेटा ब्लड ग्रुप है ये एंटीजन या एग्लूटिनोजन कहते हैं, ये एंटीबॉडी या एग्लूटिनिन कहते हैं। तो अगर ब्लड ग्रुप A है तो बेटा याद रखना ब्लड ग्रुप वही होता है जो एंटीजन होगा आरबीसी के सरफेस पर। ठीक है। तो अगर ब्लड ग्रुप A है तो एंटीजन क्या होगा? A होगा, मगर एंटीबॉडी क्या होगी? B होगी, या आप बीटा भी कह सकते हैं। ठीक है। अगर ब्लड ग्रुप B है तो एंटीजन क्या होगा? B होगा, मगर एंटीबॉडी क्या होगी? A। ये याद करेंगे। अगर ब्लड ग्रुप AB, क्योंकि A और B है बेटा, ब्लड ग्रुप का नाम एंटीजन के बेसिस पर ही रखा जाता है। तो अगर ब्लड ग्रुप AB है तो एंटीजन क्या होगा? AB होगा। समझे? जबकि एंटीबॉडी क्या होगी? कुछ नहीं होगी वहां पे। अगर ब्लड ग्रुप O है तो एंटीजन क्या है? 0, उस पर एंटीजन कुछ नहीं होगा। समझे? और एंटीबॉडी क्या है? दोनों पाई जाएगी। अब यहाँ RH फैक्टर पे आ जाइए। बेटा देखिए, अभी बताया है कि जो RH एंटीजन है इसे एक डोमिनेंट एलील कोड करता है, इसलिए 80% से ज़्यादा पॉपुलेशन RH पॉजिटिव होती है। ध्यान रखिएगा, RH एंटीजन को डोमिनेंट एलील कोड करता है तो 80% से ज़्यादा पॉपुलेशन RH पॉजिटिव होती है। समझे? मगर जिन लोगों में यहाँ पर ये RH एंटीजन नहीं पाया जाता है उन्हें RH निगेटिव बोलते हैं। तब इनमें ना RH, इनके प्लाज्मा में RH फैक्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी पाई जाती है और वो एंटीबॉडी होती है IgG कैटेगरी की,
ये एंटीबॉडी साइज में छोटी होती है और ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। तो नॉर्मली जो ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडी होती है ये आईजीएम टाइप की होती है। बेटा याद रखिएगा, हम लोग के शरीर में 5 तरीके की एंटीबॉडी पाई जाती है। फॉर्मूला है गम दे, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई। ठीक है, ये तो पहले याद कर लीजिए। तो बोल रहे हैं उसमें से ये कैटेगरी है जो आपकी ये ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी, बोलो बच्चों ये कौन सी टाइप की होती है? आईजीएम टाइप की होती है, साइज में बड़ी है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती है। और दूसरा, ये जो आरएच फैक्टर की एंटीबॉडी होती है वो कौन सी होती है? आईजीजी टाइप की होती है, ये साइज में छोटी होती है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। समझे? तो ध्यान रखिएगा, वापस आ जाइए, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए, याद करने की कोशिश करिए। तो ब्लड ग्रुप की बात करें तो 2 बातें हैं, एक तो एबीओ ब्लड ग्रुप और दूसरा आरएच फैक्टर। एबीओ ब्लड ग्रुप, पहला पॉइंट, किसने डिस्कवर किया था? बोलो बच्चों, किसने डिस्कवर किया था? कार्ल लैंड स्टीनर ने डिस्कवर किया था, फादर ऑफ ब्लड ग्रुप है। ठीक है, बोल रहे हैं एबी ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया था? डी कास्टिलो एंड स्टर्लिन ने। ठीक है, बोल रहे भैया इसके अलावा ये जो आपका आरएच फैक्टर है ये कहाँ देखा जाता है? रहीसस मंकी में पाया जाता है। किसने डिस्कवर किया था? लैंड स्टीनर एंड वीनर ने। अभी बताया बेटा, जो आरएच जीन, आरएच फैक्टर होता है, ये कोड होता है डोमिनेंट एलील के द्वारा, ध्यान रखिएगा। इसलिए मोर देन 80% पॉपुलेशन जो है ये आरएच पॉजिटिव होती है। यहां आ जाइए, लैंड स्टीनर लॉ, इन्होंने क्या बताया था? जो एंटीजन आरबीसी के सरफेस पर होता है वो एंटीबॉडी प्लाज्मा में नहीं पाई जाती, या फिर इसका उल्टा कर दीजिए, जो एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाई जाएगी वो एंटीजन आरबीसी के सरफेस पर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा, नेक्स्ट है बेटा, ध्यान रखिएगा, ये जो ब्लड ग्रुप एंटीबॉडीज होती हैं ये जो प्लाज्मा में पाई जाती है, बोलो बच्चों ये किस कैटेगरी की होती हैं? आईजीएम टाइप की होती हैं। ये साइज में बड़ी होगी या साइज में छोटी होगी? ये साइज में बड़ी होगी, तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाएगी। अभी बताया बेटा, अगर बोलो ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन क्या होगा उसमें? ए, और एंटीबॉडी क्या होगी? बी। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन क्या होगा? बी, और एंटीबॉडी क्या होगी? ए। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन क्या होगा? ए बी, और एंटीबॉडी क्या होगी? कोई नहीं पाई जाएगी। अगर ब्लड ग्रुप ओ है, ओ का मतलब जीरो, जीरो मतलब जीरो एंटीजन, इसमें जीरो एंटीजन है, एंटीजन नील है, और एंटीबॉडी क्या है? कोई भी पाई जाए, अपना ए भी पाई जाएगी। अब सर आरएच फैक्टर, अभी बताया बेटा, ये एक डोमिनेंट एलील कोड करता है, तो 80% से ज्यादा पॉपुलेशन आरएच पॉजिटिव होती है। मगर जिन लोगों में ये नहीं होता है, आरएच निगेटिव बोलेंगे, इनके प्लाज्मा में आरएच एंटीबॉडी पाई जाएगी। बोलो बच्चों किस कैटेगरी की होती है? आईजीजी कैटेगरी की, छोटी होती है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगी। टोटल कितने तरीके की एंटीबॉडी हम लोगों में पाई जाती है? 5। फॉर्मूला क्या है? गम दे, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई। ठीक है, ध्यान रखिए, आईजी का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, ध्यान रखिएगा, एंटीबॉडीज क्या होती है? इम्यूनोग्लोबुलिन होती है। ठीक है, हाँ देखो बेटा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बेटा बीटी मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। तो जो ए वाला है, किसी का ब्लड ग्रुप अगर ए है तो वो ए ब्लड ग्रुप को रिसीव कर सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप बी है वो बी को रिसीव कर सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो सब रिसीव कर सकता है। ए रिसीव कर सकता है, बी रिसीव कर सकता है, ओ रिसीव कर सकता है। ओ सभी लोग रिसीव कर सकते हैं। ओ क्या? ए भी रिसीव कर सकता है, बी भी रिसीव कर सकता है, और ए भी रिसीव कर सकता है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए यूनिवर्सल एक्सेप्टर, अगर ऑप्शन में केवल ए बी ही दिया है और कुछ नहीं दिया है तो आंसर ए बी सही हो जाएगा। मगर अगर ऑप्शन में ए बी भी दिया है और ए बी पॉजिटिव भी दिया है तो वहां पर ए बी पॉजिटिव ज्यादा करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर समझ रहे ना बात को, इसी तरह से यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर में अगर ऑप्शन में केवल ओ दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया है तो ओ सही हो जाएगा। बट अगर ऑप्शन में ओ निगेटिव दिया हुआ है तो ये ज्यादा अच्छा होगा, ध्यान रखिएगा। तो ओ और ओ निगेटिव दोनों दे दिया जाए तो ओ निगेटिव, क्योंकि निगेटिव का मतलब उसमें आरएच फैक्टर भी नहीं है, समझिए बेटा, निगेटिव का मतलब उसमें आरएच फैक्टर भी नहीं है, तो वो सभी को चढ़ाया जा सकता है, चाहे वो पॉजिटिव वाला पेशेंट हो चाहे वो निगेटिव वाला। आरएच निगेटिव, निगेटिव का मतलब होता है ना आरएच निगेटिव, और पॉजिटिव का मतलब होता है आरएच पॉजिटिव। अब सोचो ए बी पॉजिटिव, सुनिए ध्यान से, ए बी पॉजिटिव मतलब ए बी तो है ही और उसमें आरएच भी है,
तो अब RH पॉजिटिव चढ़ाओ चाहे RH निगेटिव चढ़ाओ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, समझे। तो क्या बताया, ध्यान से देखिए, तो जो जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो ए ब्लड ग्रुप को रिसीव कर सकता है, और क्या रिसीव कर सकता है, ओ को रिसीव कर सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप बी है वो बी को रिसीव कर सकता है, और क्या रिसीव कर सकता है, ओ को रिसीव कर सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो ए से ले सकता है, बी का ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है और बी का ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है, समझे। ए का रिसीव कर सकता है, बी का और ओ का रिसीव कर सकता है, ठीक है। और खुद ए बी का तो वो रिसीव ही कर सकता है। तो जो ये ए बी होगा इसको हम लोग यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलेंगे, बट अगर ए बी पॉजिटिव हो तो ज्यादा करेक्ट होगा। यहाँ पे ओ जो है ये यूनिवर्सल डोनर है, बट अगर यहाँ ओ निगेटिव है तो ये ज्यादा करेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा ये कह रहे हैं कि भैया अगर आपने गलत ब्लड चढ़ा दिया, गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया, इनकॉम्पेटेबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया बेटा कि ये देखिए, ये आरबीसी है, आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन होंगे। ये देखिए, मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए है तो यहाँ एंटीजन होंगे, और नॉर्मली जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी, बी पाई जाएगी। बट मान लीजिए आपने गलत ब्लड, तो इसमें एंटीबॉडी कौन सी थी, बी एंटीबॉडी थी। देखिए ये एंटीजन और ये एंटीबॉडी अगर सेम होगा तो ये रिएक्ट कर जाएंगे और कोगुलेशन हो जाएगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा, समझे, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपने गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया, यहाँ पे ये ए ब्लड ग्रुप था ना, ये ब्लड ग्रुप था ए, आपने क्या चढ़ा दिया, यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया। मान लो आपने बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया, ये देखिए बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसका कर दोगे बी ब्लड ग्रुप से, तो ये जो आप इसको ब्लड प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए एंटीजन से प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए यहाँ पे एंटीबॉडी क्या होगी, यहाँ पे एंटीबॉडी हो जाएगी ए। अब ये एंटीबॉडी और ये एंटीजन ये आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट कर जाएंगे, समझे, ध्यान रखिएगा। तो जब ये रिएक्ट कर जाएंगे, एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, ये एक मिनट, जो आपने ये चढ़ाया है, जो ब्लड ग्रुप दिया है इसको, जो ब्लड ग्रुप दे दिया है, यहाँ पे फिर अब एंटीजन क्या पाया जाएगा, बी पाया जाएगा। तो ये एंटीजन और ये एंटीबॉडी ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, समझे। और जो ब्लड की है ना क्लम्पिंग हो जाएगी, सोचिए एग्लूटिनेशन हो जाएगा, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, समझ लीजिए, समझे। तो ये आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ये एंटीबॉडी क्या करेगी, सोचेगी ये कोई खराब मटेरियल आ गया है, फॉरेन पार्टिकल आ गया है, तो इस आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगी, ध्यान रखेगा। तो अब इस रिएक्शन को ध्यान रखिए, प्रॉब्लम कहाँ होती है, तो कौन किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये रेसिपिएंट है, ये रेसिपिएंट का ब्लड है, और ये डोनर, ये डोनर का ब्लड है, समझे। तो रेसिपिएंट की प्लाज्मा की एंटीबॉडी और डोनर की आरबीसी का एंटीजन ये आपस में रिएक्ट करेगा, ध्यान रखिएगा। रेसिपिएंट के प्लाज्मा की एंटीबॉडी और डोनर की आरबीसी का एंटीजन ये आपस में रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगा। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को। दूसरा देखिए, अब बोल रहे हैं आरएच के साथ साथ क्या क्या इनकम्पेटिबिलिटी होती है। एक तो प्रेगनेंसी के समय, और दूसरा इनकॉम्पेटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देखो बेटा, अभी बताया मैंने कि जो आरएच के अगेंस्ट एंटीबॉडी होती है, ये देखिए ये आईजीजी टाइप की एंटीबॉडी होती है। जो आरएच अगेंस्ट एंटीबॉडी होती है ये आईजीजी टाइप की एंटीबॉडी होती है, छोटी है साइज में, प्लेसेंटा को ये जो है आपकी क्या करेगी, क्रॉस कर जाएगी। सुनिए, मगर देखिए ये प्रॉब्लम कब होगी, प्रॉब्लम कब होगी, जब मान लीजिए देखिए मेल आरएच निगेटिव है, फीमेल आरएच पॉजिटिव है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम कब होगी, जब मेल आरएच पॉजिटिव है और फीमेल आरएच निगेटिव है, दोनों आरएच पॉजिटिव है तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी, समझे। अगर ये पॉजिटिव है और ये, अब अभी बताया, बताओ आरएच जो है डोमिनेंट एलील है कि रिसेसिव एलील है, और क्योंकि मेल आरएच पॉजिटिव है तो जो फिटस होगा वो भी कैसा हो जाएगा, आरएच पॉजिटिव। मगर फीमेल मदर कैसी है, आरएच निगेटिव, यानी कि उसके ब्लड में आरएच फैक्टर नहीं है। पर शुरुआत में जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है
तो बीच में तो प्लेसेंटा आ जाता है, तो प्लेसेंटा एक बैरियर की तरीके से काम करता है, तो मदर का और फिटस का ब्लड मिक्स नहीं होता है। तो मदर में अभी कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, RH के अगेंस्ट एंटीबॉडी थी ही नहीं, समझ रहे ना आपको। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी नॉर्मल हो जाएगी, मगर जब आपका पार्चुरेशन होता है, चाइल्ड बर्थ होती है ना, तो वहां पर फिटस की और मदर का कुछ ना कुछ ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है। अब मदर के अंदर RH के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने लगेगी, और ये बताया था ये एंटीबॉडी कौन सी होती है, IgG टाइप की होती है, और ये छोटी होती है, समझे, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगी। तो जब सेकेंड प्रेगनेंसी होगी तो ये RH अगेंस्ट एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगी, और ये देखिए ये जो फिटस होगा, ये देखिए ये जो फिटस है, ये मान लीजिए फिटस की आरबीसी है, फिटस की आरबीसी है, इसके ऊपर पाया जाएगा RH एंटीजन, और मदर से क्या आ गई यहाँ पे बेटा, यहाँ पे कौन सी एंटीबॉडी आ गई, IgG या RH एंटीबॉडी आ गई। अभी पता है बेटा, एंटीबॉडी डिटेक्ट कर लेगी कि ये गलत फैक्टर, गलत पैथोजन आ गया, समझ लो एंटीजन आ गया, तो ये आरबीसी को क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, फिटस की आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगी। आई बात समझ में आपको, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, बोलने अगर मदर RH, प्रॉब्लम ध्यान रखिएगा, प्रॉब्लम कब होती है, प्रॉब्लम कब नहीं होगी, दोनों RH पॉजिटिव है, मदर पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो फिटस पॉजिटिव मदर पॉजिटिव। सुनिए ध्यान से क्या बताया, 3 बातें देखो, समझो, देखो मेल और फीमेल, ठीक है, मेल है फीमेल, ठीक, अगर मेल है पॉजिटिव और फीमेल भी है पॉजिटिव, तो जो फिटस होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव, प्रॉब्लम ही नहीं है, सब RH पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेल है RH निगेटिव, मदर है RH पॉजिटिव, अब बताओ RH कैसा फैक्टर है, डोमिनेंट, तो फिटस कैसा होगा, RH पॉजिटिव। अब बोलो बेटा मदर भी RH पॉजिटिव है, फिटस भी RH पॉजिटिव है, तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो प्रॉब्लम कहां हो सकती है, जब मेल RH पॉजिटिव होगा। बेटा पहले तो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रॉब्लम कहां होगी, RH इनकम्पेटिबिलिटी प्रेगनेंसी में कहां पे आएगी, जब मेल RH पॉजिटिव होगा, फीमेल RH निगेटिव होगी, तब फिटस कैसा हो जाएगा, फिटस भी, क्योंकि ये डोमिनेंट एलील है, तो फिटस कैसा हो जाएगा, RH पॉजिटिव। मगर फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्योंकि एक प्लेसेंटा एक बैरियर क्रिएट करता है, समझे, तो वहां पे दोनों का ब्लड मिक्स नहीं होगा, तब तक मदर की बॉडी में RH के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनेगी, समझे, और फर्स्ट प्रेगनेंसी जो है नॉर्मल हो जाएगी। मगर सेकंड प्रेगनेंसी, जब फर्स्ट डिलीवरी हो रही होगी या पार्चुरेशन हो रहा होगा या चाइल्ड बर्थ हो रही होगी, तब मदर का ब्लड और फिटस का ब्लड की कुछ ना कुछ मिक्सिंग हो जाएगी, जिस कारण से मदर के ब्लड में RH अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने लगेगी। अब ये एंटीबॉडी होती किस कैटेगरी की है, ये IgG कैटेगरी की एंटीबॉडी होती है, ये साइज में छोटी होती है, तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगी। और अब बताइए जो आपका फिटस है, फिटस की आरबीसी के ऊपर एंटीजन क्या पाया जाएगा, RH एंटीजन पाया जाएगा, तो ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगी और इसको क्या करेगी, ब्रेक डाउन कर देगी, फिटस की आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगी। सुनिए ध्यान से, इसीलिए जब प्रेगनेंसी होती है ना, तो डॉक्टर चेक कर लेगा, चेक कर लेता है, अगर मदर RH निगेटिव है और फादर RH पॉजिटिव है तो पक्का है, खैर वो फादर क्या, वो तो फिटस को ही चेक कर लेगा ना, तो पक्का है वो। फिर एक इसके लिए इंजेक्शन आते हैं, उन्हें रोगम शॉट्स बोलते हैं। इनमें क्या होता है, वो एक देखो बेटा, ये जो ब्लड ग्रुप एंटीबॉडीज होती हैं ना, ये आपकी इम्यूनिटी से नहीं रिलेटेड होती हैं, ये सिर्फ ब्लड ग्रुप से ही रिलेटेड होती हैं। तो अगर इसको कोई फैक्टर से कोई दवा दे करके हम डिस्ट्रॉय कर दें तो आपकी इम्यूनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ऐसी मेडिसिन होती है ना जिसमें इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी होती हैं, समझे, वो इसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो सोचो, अब मदर के ब्लड में जो RH एंटीबॉडी बनी थी उसको आपने किल कर दिया, तो फिर फिटस क्या होता है, सेफ हो जाता है। तो डॉक्टर इंतजार नहीं करता सेकेंड प्रेगनेंसी का, वो पहली ही प्रेगनेंसी से इसको रोगम शॉट दे दिया जाता है, ये समझे, ये सिस्टम होता है, ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ पे दे देते रोगम शॉट्स। चलो यहाँ पे देखो, अभी मैं लिखूंगा बाद में, ध्यान से सुन लीजिए। तो इसमें अब होता क्या है, जब फिटस की आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस बोलेंगे। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस, या इसी को बोलते हैं हीमोलिटिक डिजीज ऑफ फिटस, ध्यान रखिएगा। फिर दूसरा इनकम्पेटिबिलिटी, बोले तब प्रॉब्लम हो सकती है जब किसी RH निगेटिव को RH पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया जाए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाए। तो देखो, पहले शुरुआत में जब आप ब्लड दे देंगे तो जो RH निगेटिव पेशेंट है उसके ब्लड में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। तो पहला ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब हो जाएगा तो आगे चल के उसके ब्लड में RH फैक्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएगी। अब सोचो, अब एंटीबॉडी बन चुकी है, ये एंटीबॉडी कौन सी कैटेगरी की होती है, IgG कैटेगरी की होती है। अब जब दोबारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा तो ये उसकी जो है, ये अब देखो सुनो क्या है, यहां पे देखिए इसमें ये एंटीबॉडी है, और अब आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, आपने जो ब्लड दिया है, जो मरीज को ब्लड दिया वो गलत ब्लड दिया है ना, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एंटीजन है। एंटीजन क्या है, RH एंटीजन है, और ये क्या है, ये RH एंटीबॉडी है, ध्यान रखिएगा। तो ये इसको क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। तो जो आप चढ़ा रहे हो ना ब्लड, उसकी RBCs को ये डिस्ट्रॉय कर देगी। समझ में आया। तो ये क्या देखिए लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये हो सकता है जानलेवा हो सकता है, फैटल हो सकता है, मर सकता है मरीज, समझे। तो देखिए मैं शुरुआत से सारी बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए कि जो ब्लड ग्रुप A होता है वो A वाले से रिसीव कर सकता है, B होता है वो B ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है, O भी रिसीव कर सकता है, O वाला B को डोनेट कर सकता है, A को डोनेट कर सकता है, AB को डोनेट कर सकता है, और AB किसको डोनेट कर सकता है, AB को ही डोनेट कर सकता है, ध्यान रखिएगा, समझे। AB रिसीव किससे कर सकता है, AB सबसे रिसीव कर सकता है। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन हो जाएगा, AB। बट बताया था AB और AB पॉजिटिव में ज्यादा बेटर कौन रहेगा, AB पॉजिटिव रहेगा। यहां पे आ जाइए, यूनिवर्सल डोनर कौन होता है आपका, O दिया गया है, बट अगर O निगेटिव दे दिया जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां पर RH फैक्टर भी नहीं होगा, RH इनकम्पेटिबिलिटी की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। दूसरा बोल रहे हैं, अगर सुनिए, अगर इनकम्पेटिबल, मैंने भी आपको बताया, देखिए बोल रहे हैं, ये मान लीजिए हाँ, ये पेशेंट है, इसका कोई ब्लड ग्रुप है A, और क्योंकि ब्लड ग्रुप या जो रिसीव कर रहा एक्सेप्टर है, ये एक्सेप्टर है, इसका ब्लड ग्रुप है A, तो यहाँ एंटीजन होगा A, और इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी होगी, B एंटीबॉडी होगी। और आपने डोनर ले लिया है, तो डोनर का जो है, डोनर का ब्लड ग्रुप मान लीजिए आपने ले लिया था गलती से B, इनकम्पेटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, तो यहां पे एंटीजन होगा B, समझे। अब प्रॉब्लम बस इसकी होती है, एंटीबॉडी यहां पे क्या होगी, A। पूछा जाता है कौन किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो ये जो एंटीबॉडी है और ये एंटीजन है, ये रिएक्ट करेगा। यानी कि डोनर की के प्लाज्मा, ये है प्लाज्मा, डोनर के प्लाज्मा की एंटीबॉडी, मतलब जो रिसीवर है या एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर के प्लाज्मा की एंटीबॉडी, और जो डोनर की RBC है उसका एंटीजन, ये आपस में देखिए लिखा है, इनकम्पेटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, द एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द प्लाज्मा ऑफ रेसिपिएंट कॉजेस द डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC, समझे। ये हो जाएगा क्लम्पिंग या एग्लूटिनेशन हो जाएगा। फिर अभी बताया RH इनकम्पेटिबिलिटी के दो केसेस होते हैं, एक तो प्रेगनेंसी का केस है और दूसरा गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन का केस है। तो जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी, इसमें ये प्रॉब्लम कब होगी, देखिए कब प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर सब पॉजिटिव है, मदर भी RH पॉजिटिव है, फिट आपका फादर भी RH पॉजिटिव है, तो फिटस भी RH पॉजिटिव होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर फादर RH निगेटिव है और मदर RH पॉजिटिव है,
फिटस कैसा होगा, RH पॉजिटिव, वहां पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्रॉब्लम कहाँ है, इनकम्पेटिबिलिटी कहाँ होगी, अगर मेल जो है ये RH पॉजिटिव है और फीमेल RH निगेटिव है तो फिटस RH पॉजिटिव होगा, मगर जो पहली प्रेगनेंसी है वो नॉर्मल होती है क्योंकि यहाँ पे एक बैरियर बनाएगा, प्लेसेंटल बैरियर पाया जाएगा, ब्लड की मिक्सिंग नहीं होगी। बट डिलीवरी के समय, पार्चुरेशन के समय या चाइल्ड बर्थ के समय दोनों की ब्लड की मिक्सिंग हो जाएगी। अब धीरे धीरे मदर के ब्लड में RH के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएगी। और अभी मैंने आपको बताया ये एंटीबॉडी कौन सी कैटेगरी की होती है, IgG कैटेगरी की होती है। ये स्मॉलर एंटीबॉडी होती है, ये आपके प्लेसेंटा को क्रॉस करके जा सकती है, समझे। अब जब सेकेंड बार होगा तो देखिए फिटस की RBC के सरफेस पर ये एंटीजन पाया जाएगा, RH एंटीजन, और मदर के ब्लड में क्या पाया जाएगा, एक RH के अगेंस्ट एंटीबॉडी है। तो ये एंटीबॉडी जाएगी और फिटस की RBC को डिस्ट्रॉय कर देगी, समझे। इसको क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस बोलते हैं या हीमोलिटिक डिजीज ऑफ फिटस बोलते हैं। सेकेंड इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय कोई RH निगेटिव पेशेंट है, उसको RH पॉजिटिव आपने ब्लड दे दिया है, तो पहली बार तो उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं थी, फिर धीरे से अब उसमें RH अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएगी। तो बोल रहे हैं सेकेंड सच इनकम्पेटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन बी फैटल। दोबारा ऐसा कर दोगे तो ये दोनों, ये एंटीबॉडी और ये एंटीजन आपस में रिएक्ट कर जाएगा और ये फैटल हो जाएगा, जानलेवा हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखो बच्चों, एक मिनट ये देखिए, तो बोल रहे हैं ब्लड ग्रुप की टेस्टिंग कैसे करते हैं। आप देखेंगे तो वो एक स्लाइड ले लेते हैं, स्लाइड में हल्का सा ब्लड लेते हैं और 3 जगह पे वो हल्का सा 2-3 ड्रॉप ऐसी रखते हैं, ठीक है। और उसके पास ना 3 छोटी छोटी बोतलें होती हैं, छोटी छोटी शीशियाँ होती हैं। उसमें पहली बोतल जो होती है ना, देखिए इसमें एंटी ए सीरम या एंटीबॉडी रखी होती है। मान लो यहाँ पे ए एंटीबॉडी उसने रखी हुई है एक बोतल में, एंटी बी सीरम ये एक्चुअली में बी एंटीबॉडी होती है, और एंटी ओ सीरम ये RH एंटीबॉडी होती है। ध्यान रखिएगा, अभी क्या मैंने आपको बताया, देखो बेटा, मान लीजिए कोई ब्लड ग्रुप ए है, सुनिए ये ब्लड ग्रुप ए है, ये ब्लड ग्रुप ए है, तो इसकी जो RBC है, ध्यान से समझिएगा, RBC पे बोलो बेटा, RBC पे एंटीजन क्या पाया जाएगा, ए एंटीजन पाया जाएगा, समझे। अब आपने यहाँ पे एंटीबॉडी क्या मिलाई है, बोलो बेटा, आपने क्या एंटीबॉडी मिलाई है, ए। सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी, क्लम्पिंग होगा ही होगा, समझे। जो एंटीजन है अगर वही एंटीबॉडी है तो क्लम्पिंग हो जाएगी। आपने यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हो ना, आपने यहाँ पे ए एंटीबॉडी मिलाई है, इसमें एंटीजन क्या होगा, ए, तो क्लम्पिंग हो जाएगी, ठीक। अब सुनो दूसरा, फिर जब आप बी एंटीबॉडी मिलाओगे, बोलो बेटा यहाँ एंटीजन क्या है, ए, ये एंटीबॉडी क्या है, बी, अब अगेंस्ट है ना, तो ये क्लम्पिंग नहीं होगी, नॉर्मल बना रहेगा, समझे। तो हमको पता चल जाएगा, आपने ए एंटीबॉडी डाला, क्लम्पिंग हो गई, तो पता चल जाएगा कि इस ब्लड में एंटीजन क्या है, ए है, और ये ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऐसे पता चलेगा, समझे। दूसरा, इसमें अगर ये पॉजिटिव होगा, RH पॉजिटिव, तो इसमें RH एंटीबॉडी होगी। तो जैसे ही आप RH के अगेंस्ट एंटीबॉडी, RH एंटीजन होगा, इसमें RH एंटीजन होगा, तो जैसे ही आप RH एंटीबॉडी डालोगे, यहाँ क्या हो जाएगा, क्लम्पिंग। अगर क्लम्पिंग होता है तो ये RH पॉजिटिव होगा, अगर क्लम्पिंग नहीं होता है तो फिर ये RH निगेटिव होगा, समझे। क्या बात समझ में आई आपको, कि अगर ए, मान लीजिए आपने ए ब्लड ग्रुप ले लिया है, तो इसकी RBC पे एंटीजन क्या होगा, ए। अगर एंटीजन ए है, सुनिए, तो ओरिजिनली उस ब्लड में बताइए एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी। तो अगर इसमें आप ए एंटीबॉडी मिलाएंगे तो वो क्या कर देगी, क्लम्पिंग कर देगी। तो आपको पता चल जाएगा कि अगर ए एंटीबॉडी से क्लम्पिंग हो रही तो पता चल जाएगा कि हाँ यही RH एंटी, इसमें एंटीजन क्या था, ए था, यानी कि ये एंटी आपका मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ए। क्योंकि जब आपने बी मिलाया तो वो नॉर्मल बना रहा, फिर जब आपने RH एंटीबॉडी मिलाई, अगर क्लम्पिंग हो गई तो ये RH पॉजिटिव है, क्लम्पिंग नहीं हुई तो ये RH निगेटिव है। अब देखो दूसरा, ये ए निगेटिव वाला हो गया, बी पॉजिटिव। सोचो बेटा, देखो ध्यान से, जो बी होगा,
बी वाले ध्यान दें, बी पॉजिटिव, ये देखिए आपके ब्लड की टेस्टिंग चल रही है, ये लीजिए, समझे। तो आपके ब्लड में बेटा बोलो बी है ना, तो यहाँ पे एंटीजन क्या पाया जाएगा, एंटीजन यहाँ पे बी पाया जाएगा, ध्यान रखिएगा, एंटीजन क्या पाया जाएगा, बी पाया जाएगा। तो अब ये जब आपने एंटीबॉडी ए मिलाई तो ये नॉर्मल बना रहेगा, कुछ नहीं होने वाला है। और जब आपने एंटीबॉडी बी मिलाई तो देखो सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी आपस में क्या करेगी, रिएक्ट कर जाएगी और इसकी क्लम्पिंग हो जाएगी। फिर आपने RH की एंटीबॉडी मिलाई, अब अगर ये पॉजिटिव होगा तो RH एंटीजन होगा तो क्लम्पिंग हो जाएगी, अगर निगेटिव होगा तो RH एंटीजन नहीं होगा और क्लम्पिंग नहीं होगी, नॉर्मल बना रहेगा। बात क्लियर है आपको। फिर बात आ गई O की, भैया लो O वाले यहां पे तो ये लीजिए एंटीजन ही नहीं है, ना ही A है ना ही B है, तो चाहे हम एंटीबॉडी A मिलाएं चाहे एंटीबॉडी B मिलाएं, सभी केस में कैसा बना रहेगा, नॉर्मल। अब अगर ये O निगेटिव है तो RH एंटीबॉडी बना मिलाने पे भी नॉर्मल बना रहेगा, और अगर O पॉजिटिव है तो RH एंटीबॉडी मिलाने पे क्लम्पिंग हो जाएगी। अगर AB है, बेटा देखो AB है, हमेशा याद रखना नाम जो है वो एंटीजन है, ध्यान रखिएगा, नाम जो है वो एंटीजन है, समझे। तो यहां पे सर क्या होगा, यहां पे एंटीजन दोनों होंगे, एंटीजन ए भी होगा और एंटीजन बी भी होगा। तो अगर आप एंटीबॉडी ए मिलाओगे तो भी क्लम्पिंग हो जाएगी, एंटीबॉडी बी मिलाओगे तो भी क्लम्पिंग हो जाएगी, समझे। अब अगर ये पॉजिटिव होगा तो RH एंटीबॉडी मिलाने पे क्लम्पिंग हो जाएगी, अगर ये निगेटिव होगा तो RH एंटीबॉडी मिलाने पे क्लम्पिंग नहीं होगी। समझ में आया ब्लड ग्रुप टेस्टिंग कि उड़ गया दिमाग से, आया कि बताएं, फिर से बता दें क्या है। चलो हाँ लग रहा है, देखो पहचान जाते हैं सर, कहाँ से शुरू से बता दें। देखो आपकी ध्यान से सुनना, उधर मत देखो ना, उधर देखना ही गलत है, समझो, दिमाग में सोचो कि ये मेरे पास कोई RH पॉजिटिव, मतलब मैंने A ब्लड ग्रुप ले लिया, तो जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन है, और अगर वही एंटीबॉडी हम मिलाएंगे तो क्लम्पिंग हो जाएगी, समझे। तो हमने 3 बोतलें ले ली थी, एक बोतल में एंटीबॉडी A भर लिया, दूसरे में B भर लिया और तीसरे में RH के अगेंस्ट एंटीबॉडी भर लिए। पहली बोतल में एंटीबॉडी A है, दूसरी बोतल में एंटीबॉडी B है और तीसरे में RH के अगेंस्ट एंटीबॉडी है, ठीक है। अब सुनो, ये ब्लड ग्रुप A है, बोलो बेटा ब्लड ग्रुप A होगा तो उसके RBC पे एंटीजन कौन सा होगा बताओ, A। जो ब्लड ग्रुप है, बस ऐसे याद रख लो, ब्लड ग्रुप का जो नाम है ना वही एंटीजन होगा। तो अगर ब्लड ग्रुप A है तो एंटीजन क्या हो गया उसका, A। अब पहली बोतल में कौन सी एंटीबॉडी तुमने ली हुई है, A ली हुई है, तो जैसे ही मिलाओगे सेम जैसे ही होगा एंटीजन और एंटीबॉडी, तो वहां पे क्या हो जाएगी, क्लम्पिंग हो जाएगी, समझे, क्लम्पिंग बोलते हैं, क्लम्पिंग हो जाएगी, समझे। अब दूसरी बोतल में तुमने कौन सी एंटीबॉडी ली हुई है, B, जबकि इस पे एंटीजन क्या है, A, तो A और B तो कभी क्लम्पिंग नहीं करेगा और ये नॉर्मल बना रहेगा। तो जिस लेवल पे जो मिलाने पे क्लम्पिंग हो जाए समझ लो वही ब्लड ग्रुप है। अगर A मिलाने पे क्लम्पिंग हो गई तो समझो A ब्लड ग्रुप है, B मिलाने पे क्लम्पिंग हो गई तो B ब्लड ग्रुप है, RH मिलाने पे क्लम्पिंग हो गई तो समझो RH पॉजिटिव है, RH मिलाने पे क्लम्पिंग नहीं हो रही है तो समझो RH निगेटिव है, समझे। फिर से देखो, ये ब्लड ग्रुप A था, समझे, एंटीजन क्या होगा, A, तुमने एंटीबॉडी मिलाई A तो क्या हो जाएगी, क्लम्पिंग। अगर एंटीबॉडी मिलाई B तो एंटीजन क्या था, A, तो क्लम्पिंग नहीं होगी। अब अगर RH पॉजिटिव था तो इसमें RH होगा, तो जैसे ही आप एंटीबॉडी मिलाओगे क्लम्पिंग हो जाएगी, तो ये A पॉजिटिव हो जाएगा। अगर RH एंटीबॉडी मिलाने पे क्लम्पिंग नहीं होती है तो ये RH निगेटिव हो जाएगा। ये तो ब्लड ग्रुप A था। मान लो ब्लड ग्रुप B हो तो बताओ, अच्छा अगर बताइए आप ही, अगर ब्लड ग्रुप B है तो उसमें एंटीजन कौन सा होगा, B। अब पहली बोतल में तुमने क्या एंटीबॉडी ली हुई है, A, तो कभी भी सेम होगा, नहीं सेम होगा तो नॉर्मल बना रहेगा। और दूसरी बोतल में क्या ली थी तुमने, B, तो B जब तुमने ले ली थी एंटीबॉडी और एंटीजन क्या है यहाँ पे, B, जैसे ही सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, क्लम्पिंग हो जाएगी। अब यहाँ आ जाओ, ये RH की एंटीबॉडी थी, अगर B पॉजिटिव होगा तो इसमें RH की एंटीबॉडी रिएक्ट कर जाएगी और क्या हो जाएगी, क्लम्पिंग। और अगर B निगेटिव होगा तो RH की एंटीबॉडी रिएक्ट नहीं करेगी और क्लम्पिंग नहीं होगी। अब आ जाओ O पे, O में कोई O मतलब जीरो, O मतलब जीरो और जीरो मतलब जीरो एंटीजन,
कोई एंटीजन नहीं होगा, समझे। तो अगर O निगेटिव है तो इसमें कोई एंटीजन नहीं होगा। अब बोतल ए वाली बॉटल से मिलाओ चाहे बी वाली बॉटल से मिलाओ, उसमें ए एंटीबॉडी है, इसमें बी एंटीबॉडी है, कभी भी इसमें क्लम्पिंग नहीं होगी क्योंकि एंटीजन है ही नहीं ना। अब अगर ये RH पॉजिटिव होगा तो जैसे ही RH का एंटीबॉडी डालोगे तो क्या हो जाएगी, क्लम्पिंग। और अगर RH एंटीबॉडी डालने पे क्लम्पिंग नहीं होती तो ये क्या हो जाएगा, RH निगेटिव। अब बेटा AB पे आ जाओ, अभी मैंने कहा था जो नाम है वही एंटीजन है, इसका नाम क्या है, AB। तो एंटीजन क्या होगा इसमें, A भी होगा और B भी होगा। पहली बोतल में तुमने कौन सी एंटीबॉडी भरी थी बताओ, A। दूसरी में क्या भरी थी, B। तो जब पहली बोतल से एक ड्रॉप डालोगे तो बताओ क्लम्पिंग होगी कि नहीं होगी, क्लम्पिंग हो जाएगी। दूसरी से डालोगी तो क्या हो जाएगी, फिर से B है तो B भी है उसमें, तो क्या हो जाएगी, क्लम्पिंग हो जाएगी। और अगर ये AB पॉजिटिव है तो जैसे ही RH एंटीबॉडी डालोगे तो भी क्या हो जाएगी, क्लम्पिंग हो जाएगी। और अगर AB निगेटिव है तो फिर क्लम्पिंग नहीं होगी। ऐसे टेस्ट कर लेते हैं, समझी। चलो आओ बेटा दूसरा देखो, यहाँ पे सुनो ध्यान से। हाँ, अभी मैंने आपको बता दिया था कि वो जो RH इनकम्पेटिबिलिटी होती है प्रेगनेंसी के समय, जब मेल निगेटिव हो, मेल पॉजिटिव हो और फीमेल क्या हो, निगेटिव हो, तो उसे रोगम शॉट्स दे देते हैं। ये RH एंटीबॉडी को किल कर देगी, ठीक है। आ जाइए वापस। अब बेटा अब हम लोग हार्ट पे पढ़ने जा रहे हैं, तुम्हारी समस्या सॉल्व हो गई। अब ये सब दिमाग वाला उतना नहीं है, दिमाग पे उतना जोर नहीं पड़ेगा इसमें, ये सीधे सीधे है, समझे। अब ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन में होता है कुछ बच्चों को, मैं 25% बच्चों के दिमाग से उड़ जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात, थोड़ी देर में समझ में आता है। ये नॉर्मल, अगर ऐसा रिएक्ट कर रहा है तो नॉर्मल ब्रेन है, अब नॉर्मल ब्रेन नहीं, चिंता ना करिए आप, ठीक है। आइए तो बेटा आओ सुनो ध्यान से। तो बोल रहे हैं भैया हार्ट क्या है, पंपिंग ऑर्गन है। और दूसरा यहाँ पे बेटा मछलियों में जो है सिंगल सर्किट हार्ट पाया जाता है, मतलब एक ही बार ब्लड जो है हार्ट में जाएगा। देखिए ये एट्रिया है, ये वेंट्रिकल है। एट्रिया से इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बेटा O2 माइनस मतलब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो एट्रिया से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स में जाएगा, गिल में ये ऑक्सीजन ले लेगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। अब ये बॉडी में जाएगा, वहां अपनी ऑक्सीजन दे देगा तो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और फिर वापस कहाँ आ जाएगा, वेंट्रिकल में। तो हार्ट में कैसा ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, बोलो बच्चों कैसा जा रहा है, डी। तभी इसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड हार्ट या वेनस हार्ट, एक ही बार सर्कुलेट कर रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, सिंगल सर्किट हार्ट, ठीक। अब बोल रहे हैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में, बोल रहे हैं भैया यहां पर देख लीजिए, यहां पे ना वेंट्रिकल पूरी तरह से यहां पे डिवाइडेड नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। यहां पर मिक्सिंग होती है भैया, ब्लड प्योर मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग होती है। मगर ध्यान रखिएगा ये है मगरमच्छ, दिस इज टू मच, समझे। तो क्या हो जाएगा, मगरमच्छ, हिंदी में बोले तो क्रोकोडाइल। तो ये बोल रहे हैं क्रोकोडाइल में, याद कर लेना बेटा, क्रोकोडाइल में कितने चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं, इसीलिए हम लोग की तरह आलसी होता है ना, लेटा रहता है एकदम, काम नहीं करना चाहता है, तभी इसका नाम है मगरमच्छ, समझे। तो हम लोग की आदत कैसी है, मगरमच्छ वाली आदत है सुनिए ध्यान से। तो आ जाइए, तो मगरमच्छ में कितने चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं, समझे, ध्यान रखिए, इसीलिए याद रखेगा ये क्या है, मगरमच्छ है। तो इसमें मच्छ है ना थोड़ा सा, इससे ज्यादा, इन लोगों से थोड़ा सा ज्यादा, तभी इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, मगरमच्छ। 4 चेम्बर पाए जाते हैं। दिल में कितने चेम्बर है इसके, 4। मगर बाकी के बेचारे सब क्या है, वो एकदम बेचारे मच्छ में नहीं रहेगा ना, वो लेस में रहेगा बाकी के सारे रेप्टाइल, समझे। तो रेप्टाइल और एम्फीबियन में क्या होता है, 3 चेम्बर का हार्ट पाया जाता है, एक्सेप्ट किसके, एक्सेप्ट मगरमच्छ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये नाम ही क्या है इसका, मगरमच्छ, यानी दूसरों से थोड़ा सा ज्यादा। तो इसमें पूरी तरीके से कितने चेम्बर पाए जाएंगे, 4 चेम्बर पाए जाएंगे। तो चलो भैया सर अब थोड़ा बहुत हमारे बारे में भी बता दो, मतलब मगरमच्छ बता दिए, मछली बता दिए हैं, मेंढक बता दिए, अब हम लोग, तो चलो बेटा अब हम लोग अपनी और चिड़िया के बारे में बात करते हैं, यानी कि एवीज एंड मैमल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक। देखिए यहाँ पर सुनिए ध्यान से। तो एवीज और मैमल्स में 4 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, बस ये याद रखिएगा। एवीज में राइट साइडेड एरोटा होता है, जबकि हम लोगों में लेफ्ट साइडेड एओर्टा होता है, ठीक है। जो बड़ी बड़ी आर्टरीज होती हैं
इनको आयोर्टा बोलते हैं, और जो बड़ी बड़ी वेन्स होती हैं उन्हें वेना केवा बोलते हैं। अब आ जाइए वापस यहाँ पे, तो ह्यूमन में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं हार्ट का। तो साइज और शेप भैया मुट्ठी के बराबर होता है, जितने आपकी हाथ की मुट्ठी होती है ना उतना बड़ा आपका हार्ट होता है, ध्यान रखिएगा, समझे। तो साइज और शेप कैसा है, हाथ की मुट्ठी के बराबर होता है। देखो बेटा सुनो ध्यान से, ये हम लोगों के लंग्स हैं, ये देखिए ये लंग्स है मान लीजिए, ये जो लंग्स के बीच में ना यहाँ पे ऐसे ये देखिए ये गैप होता है, और यहीं पे ये हार्ट फिट होता है आकर के, ये जो हार्ट है ना ये यहीं पे फिट होता है, ये देखिए, समझे। तो जो लंग्स के बीच में स्पेस होता है इसे मेडियास्टाइनम बोलते हैं, और ये जो लंग है ना लेफ्ट साइड वाला, इसमें एक खांचा नॉच पाई जाती है, इसे कार्डियक नॉच बोलते हैं, इसी में हार्ट जाके फिट होता है, ध्यान रखिएगा। तो कहाँ पाया जाता है, थोरेसिक कैविटी में, इनसाइड, यही है बेटा कार्डियक नॉच, इनसाइड कार्डियक नॉच इन मेडियास्टाइनम। मेडियास्टाइनम क्या है, जो दोनों लंग्स के बीच में स्पेस है, ध्यान रखिएगा, इसे मेडियास्टाइनम। तो कहाँ पाया जाता है, थोरेसिक कैविटी में, मेडियास्टाइनल स्पेस में, और ये जो कार्डियक नॉच होती है इसमें पाया जाता है, ठीक है। अब आइए वापस यहाँ पे तो ये आयोर्टा है और ये पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। तो ऊपर से देखने पर हार्ट जो है एक्सटर्नली 3 सल्कस के थ्रू 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है, ध्यान रखिएगा। हार्ट एक्सटर्नली 3 सल्कस के थ्रू 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ये ऊपर से जो सल्कस दिखते हैं कौन कौन से होते हैं, देखिए एक तो ये है पहला, इसे बोलते हैं इंटर, दोनों बेटा देखो एट्रिया के बीच में पाया जा रहा है ना, इंटर मतलब दो के बीच में, और एट्रियल मतलब एट्रिया, तो इंटर एट्रियल सेल सल्कस। दूसरा ये देखिए ये एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में पाया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस, और ये दोनों वेंट्रिकल के बीच में पाया जा रहा है, तो इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस, समझे। तो देखिए 3 जो है 3 सल्कस ऊपर से दिखाई देते हैं। पहला जो दोनों एट्रिया के बीच में पाया जाता है इसे बोलेंगे इंटर एट्रियल सल्कस। दूसरा जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस। दूसरा तीसरा जो दोनों वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस, ठीक है। अब ये देखो बेटा ये कोरोनरी वेन होती है और ये कोरोनरी आर्टरी होती है, ये हार्ट की वॉल को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। तो एक्सटर्नली सुन लीजिए, एक्सटर्नली हार्ट, पहले तो ये बताओ ऊपर की ओर क्या दिखाई दे रहा है, आयोर्टा है, और ये क्या दिखाई दे रही है, पल्मोनरी आर्टरी है, जो कि इम्प्योर ब्लड लेके जाएगी, कहां लेके जाएगी, लंग्स में। नॉर्मली सभी आर्टरी में प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, मगर पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड फ्लो करता है, इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। हार्ट में कितने ऊपर से सल्कस दिखाई देते हैं, 3 सल्कस दिखाई देते हैं। ये 3 सल्कस हार्ट को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले एट्रिया के बीच में जो पाया जाएगा इसको क्या बोलेंगे, इंटर एट्रियल सल्कस। जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में पाया जाएगा इसको क्या बोलेंगे, इंटर वेंट्रिकुलर एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस। और जो दोनों वेंट्रिकल के बीच में पाया जाएगा इसको क्या बोलेंगे, इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस, समझे। अब ये देखो बेटा ये कोरोनरी वेन है और ये कोरोनरी आर्टरी है। अब यहाँ आ जाइए इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये ऊपर एओर्टा है और ये पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। ये देखिए ये सेप्टम है जिसने दोनों एट्रिया को डिवाइड किया हुआ है, तो एट्रिया के बीच में पाया जाने वाला सेप्टम इसी को बोलते हैं IAS, इंटर एट्रियल सेप्टम। वो सेप्टम जो दोनों एट्रिया के बीच में पाया जाता है,
इसे बोलेंगे IAS, इंटर एट्रियल सेप्टम। और ये देखो बेटा, ये जो सेप्टम है ये दोनों वेंट्रिकल के बीच में पाया जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? IVS, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलेंगे? IVS, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। समझे? अब आ जाइए वापस, ये राइट एट्रिया है, ये लेफ्ट एट्रिया है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। याद रखिएगा, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है और इधर जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। यहां देखिए, ये सुपीरियर वेना केवा है, ये इंफीरियर वेना केवा है। सुनो बेटा, जो हम लोग का हार्ट है, हार्ट के लेवल के ऊपर से सारे ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड लेकर के आती है सुपीरियर वेना केवा, और हार्ट के लेवल के नीचे से बॉडी से इम्प्योर ब्लड लेकर के आती है इंफीरियर वेना केवा। ध्यान रखिएगा, तो हार्ट के लेवल के ऊपर से जो लेकर के आएगी उसको क्या बोलोगे? सुपीरियर वेना केवा। और हार्ट के लेवल के नीचे से जो ब्लड लेकर के आएगी उसको क्या बोलोगे? इंफीरियर वेना केवा। समझे? दूसरा ध्यान रखना, इसमें जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये बेस होता है, अपर पार्ट है, और नीचे वाले पार्ट को एपेक्स कहते हैं, लोअर पार्ट है, नैरो पार्ट है, ये टिल्टेड होता है। ठीक है, सुनिए, यहां पे ये देखिए वॉल्व पाए जाते हैं। एट्रिया ये राइट साइड में एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है, इसे राइट एवी वॉल्व या एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व बोलेंगे। राइट एवी वॉल्व या एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व बोलेंगे। बेटा 3 दरवाजे होते हैं, 3 कस्प पाए जाते हैं यहाँ पे, इसीलिए इसको ट्राई कस्पिड वॉल्व बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये ट्राई कस्पिड वॉल्व होता है। जो ये लेफ्ट साइड में पाया जाता है इसे लेफ्ट एवी वॉल्व बोलते हैं, इसमें 2 दरवाजे होते हैं, तो ये बाई कस्पिड वॉल्व होता है। ध्यान रखिएगा, इसका फॉर्मूला है लक्ष्मी मिष्ठान भंडार। तो लेफ्ट वॉल्व, मिट्रियल वॉल्व, बाई कस्पिड वॉल्व। ध्यान रखिएगा, तो लेफ्ट साइड में कैसा पाया जाता है? मिट्रियल वॉल्व या बाई कस्पिड वॉल्व पाया जाता है। सुनिए ध्यान से, अब यहां पे ये देखो बेटा, सबसे पहले ये जो वेंट्रिकल होता है, वेंट्रिकल की वॉल पे कुछ उभार पाए जाते हैं, कुछ बल्जिंग पाई जाती है, इनको हम लोग बोलते हैं कॉल्यूमनी कॉर्नी। क्या बोलते हैं? कॉल्यूमनी कॉर्नी। ये पिलर्स होती हैं पेपिलरी मसल्स की। तो वेंट्रिकल के वॉल पे कुछ उभार पाए जाते हैं, बल्जिंग पाई जाती है, इनको कहते हैं हम लोग कॉल्यूमनी कॉर्नी। क्या होते हैं? ये पिलर्स हैं पेपिलरी मसल्स के, इनके ऊपर पेपिलरी मसल्स पाई जाती हैं। तो बोल रहे हैं देखो, जब यहाँ पे सिस्टोल होगा तो ऐसा ना हो ये दरवाजे उधर को चले जाएं, बैक फोल्डिंग हो जाए, बेकार हो जाए वॉल, तो इसको खींच के रखता है। समझे? तो यहाँ पे देखिए पेपिलरी मसल्स को कंट्रोल कर, पेपिलरी मसल्स होती हैं, ये पेपिलरी मसल्स हैं, ये क्या करती हैं? वॉल्व के, ये जो एवी वॉल्व हैं, देखिए एवी वॉल्व को खींच के रखती है, ऐसा ना वो पता चला उधर उलट जाए, जैसे छाता नहीं उल्टा हो जाता है तेज हवा आने पे। समझे? तो ऐसा ना हो कि जब सिस्टोल होगा यहाँ पे तो पता चला पूरा का पूरा ये रिवर्स साइड में घूम जाए, दोनों वाल भी खराब हो जाएगा। और ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉर्डी टेंडनी। तो हार्ट एक ऐसा ऑर्गन होता है जिसमें सभी तरीके के टिश्यूज पाए जाते हैं, यहाँ तक कि स्केलेटल टिश्यू भी पाया जाता है। तो हार्ट में पाया जाने वाला स्केलेटल, याद रखिएगा सारे टिश्यूज होते हैं, यहाँ तक कि स्केलेटल टिश्यू भी पाया जाता है। तो हार्ट में पाया जाने वाला स्केलेटल टिश्यू, तो आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्डी टेंडनी। ये देखिए, तो ये 3 चीजें हैं, वेंट्रिकल की वॉल में नीचे कुछ उभार पाए जाते हैं, बल्जिंग पाई जाती है, जिनको क्या बोलते हैं? कॉल्यूमनी कॉर्नी कहते हैं। इनके ऊपर ये देखिए ये पिलर्स होते हैं पेपिलरी मसल्स के, इनके ऊपर पेपिलरी मसल्स पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं? एवी वॉल की बैक फोल्डिंग को कंट्रोल करती हैं। दूसरा, फिर इसके ऊपर क्या जुड़ा होता है? कॉर्डी टेंडनी जुड़ा होता है, जो कि एवी वॉल्व से जुड़ता है जा करके। तो हार्ट में पाया जाने वाला स्केलेटल टिश्यू, तो आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्डी टेंडनी। ठीक,
एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। देखो बच्चों, तो सबसे पहले जवाब दो, ये ऊपर की ओर दिखाई दे रही है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आयोर्टा बोलते हैं। और ये जो दिखाई दे रही है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। बताओ बच्चों, हार्ट के लेवल के ऊपर से इम्प्योर ब्लड लेकर के आएगी उसको क्या बोलोगे? सुपीरियर वेना केवा। हार्ट के लेवल के नीचे से जो इम्प्योर ब्लड लेकर के आएगी उसको क्या बोलोगे? इन्फीरियर वेना केवा। हार्ट में जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? बेस। और नीचे वाला जो नैरो पार्ट और टिल्टेड पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? एपेक्स। उल्टा नाम होता है, ध्यान रखिएगा, समझे। फिर यहां पे देखिए बेटा, जो दोनों एट्रिया के बीच में सेप्टम पाया जाएगा इसको क्या बोलोगे? IAS। क्या बोलोगे? IAS। पूरा नाम क्या हो जाएगा? इंटर एट्रियल सेप्टम। जो दोनों वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम पाया जाएगा इसको क्या बोलोगे? IVS, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, समझे। यहां पे देखिए राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व पाया जाएगा इसको क्या बोलोगे? राइट AV वॉल्व। कैसा वॉल्व होता है ये? ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, 3 दरवाजों का बना हुआ होता है। यहां पे आ जाइए, जो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाएगा इसको क्या बोलोगे? लेफ्ट AV वॉल्व। या इसी का क्या नाम होता है? बाइकस्पिड वॉल्व। या इसी का अगला नाम क्या होता है भैया? ये मिट्रियल वॉल्व। तो पूरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लक्ष्मी मिष्ठान भंडार। तो लेफ्ट वॉल्व, मिट्रियल वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। फिर भैया ध्यान रखिएगा, जो वेंट्रिकल की वॉल होती है उसमें नीचे की ओर उभार पाए जाते हैं, बल्जिंग पाई जाती है। इनको क्या बोलते हैं बोलो बच्चों? कॉलुमनी कार्नी कहते हैं। ये क्या होते हैं? पिलर्स होते हैं पेपिलरी मसल्स के। इनके ऊपर क्या पाई जाती है? पेपिलरी मसल्स पाई जाती है। ये क्या करती है? AV वॉल्व की बैक फोल्डिंग को कंट्रोल करती है, रोकती है, बचाती है। और उसके ऊपर क्या पाया जाता है? ये कॉर्डी टेंडनी पाया जाता है। कॉर्डी टेंडनी क्या होते हैं? स्केलेटल टिश्यू के जो है स्केलेटल टिश्यूज पाए जाते हैं, समझे। तो ध्यान रखिएगा, हार्ट में सभी तरीके के टिश्यूज पाए जाते हैं। ये टेंडन्स है एक्चुअली में, टेंडन्स विच अटैच पेपिलरी। ये पेपिलरी मसल्स को AV वॉल्व से जोड़ने वाले टेंडन होते हैं। तो ये स्केलेटल टिश्यू होते हैं, ठीक है। चलिए